हेलो दोस्तों, जय जिनेन्द्र। फिर इसके फंडे में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नीट यूजी 2018 टेस्ट पेपर, जो कि 6 मई 2018 को हुआ था। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपेगेटिंग इन अ मीडियम विद वेलोसिटी v I cap. The instantaneous oscillating electric field of this electromagnetic wave is along y-axis. The direction of oscillating magnetic field of an electromagnetic wave will be along. देखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पॉइंटिंग वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन निकालना होता है सो E इक्वल्स टू V क्रॉस B लगा देते हैं, राइट। लेकिन यहां पर डायरेक्शन जब भी निकालना हो दोस्तों, तो हम V वेक्टर इक्वल्स टू E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकालेंगे या E कैप क्रॉस B कैप निकालेंगे। अब आप बोलेंगे ये तो डायमेंशनली रॉन्ग है। हाँ, 100% ये डायमेंशनली रॉन्ग है, बट यहाँ हमने यूनिट वेक्टर लिया है। यहाँ हमने क्या लिया है? सिर्फ यूनिट वेक्टर। और डायरेक्शन लगाने के लिए आपको पॉइंटिंग वेक्टर, आपने अगर पढ़ा हो कॉन्सेप्ट तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, E क्रॉस B। एक चीज आपको और ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब भी हम E, B और V की डायरेक्शन देखते हैं, वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर आती है, और क्रॉस प्रोडक्ट लगाने का मकसद ही यही है, राइट। तो हमें वेलोसिटी दे रखी है उनने आई कैप में, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे गिवन है प्लस वाई कैप में, प्लस वाई कैप, और वो पूछ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। तो दोस्तों E क्रॉस समथिंग, लेट्स से J, राइट, ये J है, J क्रॉस K क्या हमें I देता है? J क्रॉस K अगर मुझे I देता है, इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो K है, और यहां पर आंसर आ गया मेरा प्लस Z डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म is √2 and the angle of prism is 30 degree. One of the two refracting surface of the prism is made a mirror inwards and silver coating. A beam of monochromatic light enters the prism from the other surface will retrace its path after reflection from the silver surface if its angle of incidence on the prism is. देखिए दोस्तों, उन्होंने अपने को 3-4 चीज गिवन है। क्या गिवन है? फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक प्रिज्म दिया है, प्रिज्म की एक साइड को उन्होंने मिरर कर दिया है, राइट। यहां पे उन्होंने मिरर कर दिया, राइट। इसका म्यू √2 है, और वो बोल रहे हैं कि जैसे ही कोई एक रे आती है, ये मान लीजिए थीटा एंगल पे आई, और यहां से वो रिफ्रैक्ट होगी। वो बोल रहे रिफ्रैक्ट होने के बाद ये पाथ अपना रिट्रेस कर लेती है। देखिए, पाथ रिट्रेस तभी होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मिरर के ऊपर 90 डिग्री है। अगर कोई मिरर के ऊपर 90 डिग्री रे आएगी तो वापस अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। उन्होंने बोला एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। देखो दोस्तों, एंगल ऑफ प्रिज्म डिपेंड करता है कि रे कहां से आई है। अगर रे यहां से आई है और मेरा बेस ये है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर मेरी रे यहां से आती और बेस ये होता तो एंगल ऑफ प्रिज्म ये हो जाता, ठीक है। चलिए, अब मैं लगाऊंगा कॉन्सेप्ट किसका? स्नेल्स लॉ का। जब मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं, मैं इस सरफेस पे देखता हूं लगा के μ1 दैट इज 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर। दोस्तों देखो, यहाँ 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? 60। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया मेरा? 30 डिग्री की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ √2 इंटू साइन 30 1/2 में आ गया 1/√2। तो मेरा थीटा कितना आ गया दोस्तों? 45 डिग्री। थीटा मेरा आ गया 45 डिग्री, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंटेनर इन अ सर्टेन इंडक्टर इज 25 मिलीजूल. When the current in the inductor is 60 milliampere, the inductor is of inductance. देखिए, एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ LI²। काफी इजी प्रॉब्लम है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करना, आंसर आ जाएगा। 25 मिलीजूल इक्वल्स टू हाफ, दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ L, ये गिवन है 60 मिली एम्पियर, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरा 13.89 हेनरी। आपको पता है इसकी यूनिट्स हेनरी होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। An object is placed at a distance of 40 cm from a concave mirror of focal length 15 cm. If the object is displaced through a distance of 20 cm towards the mirror, the displacement of the image will be. देखिए दोस्तों, क्या गिवन है? एक मिरर गिवन है, और मिरर की फोकल लेंथ 15 है। मैं मान लेता हूँ ये 15 है, राइट।
तो ये 30 होगी कर्वेचर। एक ऑब्जेक्ट रखा है 40 पे यहाँ, हमें पता है कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं तो इमेज यहाँ बनती है इन दोनों के बीच में, राइट। नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब अब ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर आ गया है, 10 इधर, 20 15 के पास में, 20 पे यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट, राइट। अब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनती है तो क्या इमेज पीछे ले आती है, राइट। तो अगर आप सॉल्व ना करो क्वेश्चन को और देखो ऑप्शंस, तो सेकंड ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में लिखा अवे फ्रॉम द मिरर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज इज अवे फ्रॉम द मिरर, तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट है। लेकिन अब मैं वैल्यू निकालूंगा, वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम इसको ऑब्जेक्ट मानते हैं, हमें फॉर्मूला पता है v इक्वल्स टू uf अपॉन u माइनस एफ, राइट। सो वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये साइन कन्वेंशन सब कुछ नेगेटिव है, इसको ओरिजिन मानेंगे, सब नेगेटिव है, राइट। ऑब्जेक्ट भी फोकल लेंथ भी, सो -40 -15 डिवाइडेड बाय -40 माइनस माइनस प्लस 15, कितना आ गया मेरा -24 सेंटीमीटर, मतलब इमेज भी मेरी यहाँ बनेगी 20 और 30 के बीच में, देख लीजिए बन रही है यहाँ पे, राइट। फिर हम निकालेंगे फाइनल इमेज उसकी, तो जब फाइनल इमेज निकालेंगे तब वही फॉर्मूला यूज करेंगे फिर से, v डैश इक्वल्स टू u2f डिवाइडेड बाय u माइनस एफ, राइट। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, तो कितनी हो जाएगी -20 -15 -20 प्लस 15, राइट। तो ये मेरी वैल्यू हो गई -60। अब ये इमेज शिफ्ट कहाँ हुई है, -24 से -60 में चली गई है, मतलब ये पीछे की तरफ शिफ्ट हुई है, कितना डिस्टेंस, बाय एन अमाउंट ऑफ 36 सेंटीमीटर या -36 सेंटीमीटर भी आप बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एक लॉजिक गेट गिवन है, मैंने यहाँ ड्रॉ इसलिए किया ताकि मैं आपका टाइम सेव कर सकूं। यहाँ देखिए ये ए है तो यहाँ पे सिग्नल कितना जाएगा ए, ये ए है तो यहाँ पे सिग्नल कितना आएगा, ये नॉट गेट है तो यहाँ पे सिग्नल जाएगा ए डैश, ए बार। ये बी है तो यहाँ पे सिग्नल जाएगा बी बार, और ये बी है तो यहाँ पे सिग्नल जाएगा बी। अब ये एंड गेट है, एंड में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ए इंटू बी बार, और यहाँ पे क्या होता है ए बार इंटू बी, राइट। दिस इज ऑर गेट, और गेट में क्या होता है, दोनों ऐड हो जाते हैं, मतलब ये ऐड हो जाएंगे ए बी बार प्लस ए बार बी। आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज गिवन इन द सर्किट शोन इन द फिगर। तो आइए दोस्तों, हमें ये फिगर गिवन है और हमसे IB, IC और बीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हम सर्किट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशंस हैं इसके लिए, IB इंटू RB प्लस VB क्या VI के बराबर होता है, VI गिवन है 20 और ये चीज गिवन है 0, तो मैं लिख दूंगा IB इंटू 500 इंटू 10 टू द पावर 3। IB की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 40 माइक्रो एम्पियर, राइट। चलिए अब हम कॉमन डायमीटर साइड देखते हैं, तो VCC इक्वल टू ICRC प्लस VCE लगा सकता हूं। ये भी हमें क्या गिवन है 0, और ये 20 गिवन है, 20 इक्वल टू IC इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3, मतलब ये हो गया मेरा 5 मिली एम्पियर। क्या हो गया मेरा IC। ये बीटा क्या होता है, बेसिकली करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्प्लीफिकेशन मतलब IC अपॉन IB। तो दोस्तों ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 10 टू द पावर -6, तो मेरा आंसर 125 आएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में, इन अ PN जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग। देखिए दोस्तों, चेंज इन टेम्परेचर बहुत कुछ चेंज करता है, हमने वेरिएशंस पढ़े हैं, ग्राफ पढ़े हैं, सब कुछ, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इट विल चेंज द ओवरऑल VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द PN जंक्शन। टेम्परेचर की चेंज होने से सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8, a small sphere of radius r falls from rest in a viscous liquid. As a result, heat is produced due to viscous force. देखिए हीट प्रोड्यूस हो रही है और कॉज कौन है, विस्कस फोर्स। ध्यान रखिए विस्कस फोर्स की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी यहाँ पे। The rate of production of heat when the sphere attains the terminal velocity is proportional to। क्या पूछ रहे हैं, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट तो नहीं निकाल सकते हम पावर निकालने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमें फोर्स पता है,
हमें वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी पता है, तो पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। जब फोर्स इनटू वेलोसिटी, क्या पावर ही तो रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो मैं इसी को बोल दूंगा रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट। ये हो जाएगा 6 पाई ईटा आर वी टी, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा है पर्टिकुलरली अभी वाला बॉडी। तो इनटू व्हाट इज वीटी, वीटी की वैल्यू आपको पता है 2/9 आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा बाय ईटा, राइट। तो हम यहां पे से वैल्यू देखते हैं, ये जो प्रोडक्शन ऑफ हीट है ये रेडियस पूछ रहे हैं कि इट इज प्रोपोर्शनल टू। नाउ यू नो दैट ये जो वीटी है, क्या वीटी को मैं फिर से रख सकता हूँ, ये 2/9 मतलब ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट, वीटी की वैल्यू। नाउ आर स्क्वायर का स्क्वायर आर टू द पावर 4, और ये ऑलरेडी एक आर है मतलब आर टू द पावर 5। काफी अच्छा प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस फिर से हैं, ठीक है। तो आप एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या किया मैंने, दैट a sample of 0.1 gram of water at 100 degree centigrade, amount given है 0.1 gram at 100 degree centigrade and normal pressure, atmospheric pressure 1 bar, requires 54 calorie of heat energy to convert to the steam at 100 degree centigrade. If the volume of the steam produces is 167.1 cc, the change in internal energy of the system is। देखिए दोस्तों, हमेशा जब भी हीट का क्वेश्चन दे तो हीट के क्वेश्चन में वो आपको ट्रैप करेंगे यूनिट्स में। हीट के क्वेश्चन में, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन में 100% वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे यूनिट्स में। तो आप पहले से ही मन बना के चलो कि हमको सेम यूनिट्स यूज करना है, या तो आप कैलोरी यूज करो या आप जूल यूज करो, ठीक है। तो हम यहाँ पे जूल यूज करेंगे पूरे प्रॉब्लम में, ताकि हम कोई भी गलती ना करें। हमें 54 कैलोरी गिवन है, हीट सप्लाई डेल्टा क्यू गिवन है, तो 54 कैलोरी को मैं सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4.18 से, क्योंकि ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा लगभग 225.72 जूल के आसपास। नाउ वर्क डन, वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या होता है बेसिकली प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर कांस्टेंट है, राइट, चेंज इन वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ द स्टीम माइनस वॉल्यूम ऑफ द वाटर। दोस्तों अगर सीसी में गिवन है तो हमें फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे 1.013, हम सब कुछ ऐसा यूनिट में कर देंगे तो हमारे लिए दिक्कतें खत्म हो जाएगी। 167.1 सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -6 माइनस कितना चेंज हुआ है 0.1 इंटू 10 टू द पावर -6। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह जाएगा 16.917 जूल। अब देखिए आप वो क्या पूछ रहे हैं, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना है। आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। फिजिक्स में अलग होता है, केमिस्ट्री में अलग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू। डेल्टा क्यू दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 225.72 माइनस 16.917 इतना जूल आएगा आंसर। ये आएगा 208.8 जूल। क्लियर। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Two wires are made of same material and have same volume. The first wire has cross-sectional area A and the second wire has cross-sectional area 3A. If the length of the first wire is increased by delta L on applying force F, how much force is needed to stretch the second wire by a same amount? देखिए दोस्तों, उन्होंने इनिशियल लेंथ के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन उन्होंने वॉल्यूम दे रखा है कि वॉल्यूम सेम है। तो अगर मैं लगाता हूँ वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, राइट। इसका मतलब एरिया इंटू लेंथ सेम है दोनों का, कैन आई राइट A1 L1 इक्वल्स टू A2 L2। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम बाय एरिया लेंथ, मतलब जहां भी लेंथ का यूज होगा मैं वॉल्यूम बाय एरिया रख दूंगा। चलिए, यू नो दैट स्ट्रेस इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन। तो यहां से मैं फोर्स निकालता हूं, फोर्स की वैल्यू आएगी यंग्स मॉड्यूलस इनटू एरिया इनटू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब ओरिजिनल लेंथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम इसको वॉल्यूम के टर्म्स में लिखेंगे। तो ये जाएगा y इंटू ए स्क्वायर इंटू डेल एल बाय वॉल्यूम। आपका फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया एरिया के स्क्वायर के। अब एक का एरिया a है, दूसरे का एरिया 3a है, तो रेशियो कितना आ गया F1 बाय F2 का रेशियो आ गया 1/9। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज P। देखो जब भी पावर रेडिएटेड समझ में आया, इसका मतलब एक ही चीज मेरे दिमाग में आती है कि टेम्परेचर टू द पावर 4। ठीक, चलिए
and it is radiated maximum energy at wavelength lambda. If the temperature of the black body is now changed so that it radiates maximum energy at wavelength 3 lambda by 4, the power radiated will be. हमें पता है कि lambda m into t equals to constant होता है. lambda Wien's displacement law. अब उन्होंने बोला है कि एक लैम्डा जो पावर होती है, पावर प्रोपोर्शनल होती है टी टू द पावर 4 के, राइट. तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4, राइट. नाउ इफ आई कंटिन्यू दिस, देन आई कैन राइट P2 by P1 equals to lambda naught divided by 3 lambda by 4 to the power 4. अब इसको पावर 4 लेंगे तो ये आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 81, राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 12. A set of n equal resistors of value R each are connected in series to a battery of EMF E and internal resistors R. The current drawn is I. Now n resistors are connected in parallel to the same battery and the current drawn from the battery becomes 10I. Then the value of n. देखिए दोस्तों क्या है कि यहाँ पे जैसा रेजिस्टेंस गिवन है तो एक चीज हम कॉमन मिस्टेक क्या कर जाते हैं कि अगर मान लो R इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये भी R है तो ये सब चीज तो सीरीज में गिवन है और ये वाला जो इंटरनल रेजिस्टेंस इस बैटरी का ये भी इसके साथ सीरीज में है. तो क्या हो जाएगा ये NR प्लस R टोटल रेजिस्टेंस, राइट. या मैं करंट लिखूंगा डायरेक्ट तो ये जाएगा पोटेंशियल बाय टोटल रेजिस्टेंस. सेकंड केस में क्या गिवन है, सेकंड केस में ये सब पैरेलल में, राइट. ये सब पैरेलल में है, फिर बैटरी है और उसके पास तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई. अब क्या होगा, ये सब पैरेलल में होंगे प्लस इसके साथ ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो सीरीज में होगा. फाइनली कुछ ऐसा बनेगा, ये होगा R बाय N और ये होगा R और ये होगी बैटरी, राइट. तो बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं कि ये सीरीज में लेना होता है एंड में, राइट. चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10I इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R बाय N प्लस R, राइट. इन सबका पैरेलल R बाय N और ये सीरीज में है तो ये आ गया. तो ये जाएगा मेरा E अपॉन NR प्लस R इंटू N. तो यहां पे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो N की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13. A battery consists of variable number n of identical cells having resistance R each, which are connected in series. The terminals of the battery are short circuited and the current I is measured. Which of the graph is correct? देखो बच्चों, मान लीजिए मैंने एक सेल लिया ऐसे, राइट, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है R. हम आपने देखा होगा कि हम अगर टॉर्च वगैरह यूज करते हैं या बड़ी बड़ी कुछ डिवाइस यूज करते रहते हैं तो उसमें सीरीज में सेल लगाते हैं बहुत सारे, है ना. 1 सेल 2 सेल 3 सेल. एक बात बता बच्चों, क्या ज्यादा सेल लगाने से सीरीज में आइडेंटिकल सेल लगाते हैं, क्या ज्यादा सेल लगाने से करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है या नहीं? अगर आप करंट की वैल्यू बोल रहे इंक्रीज होती है तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है. क्यों? क्योंकि देखिए सीरीज में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये दो बैटरी ले ली मैंने, ठीक है. तो इसका इफेक्टिव कितना हो जाएगा 2 इंटू ई. रेजिस्टेंस भी तो 2R हो रहा है तो इफेक्टिव करंट आपको I ही मिलेगी. अगर आप 1000 सेल्स भी लगा देंगे सीरीज में तब भी आपको करंट I ही मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा. तो आपका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14. कार्बन रेजिस्टेंस गिवन है. देखिए कार्बन रेजिस्टेंस के लिए आपको एक सीरीज याद होना चाहिए और ये वाला क्वेश्चन फिर से आने के चांसेस है, मैं बोल रहा हूं. क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके नीट का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है. अब देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या गिवन है, उन्होंने गिवन है हमें कि 47 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस माइनस 4.7 इंटू 10 टू द पावर 3. ये देखिए ये 47 या 4.7, इसका मतलब जो टॉलरेंस आएगा वो 10% का आएगा. अगर गोल्ड होता तो 5%, सिल्वर का 10% और नो कलर का 20%. इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिल्वर. इसका मतलब आप देख के ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या तो ए होगा या बी. अब हम देखते हैं ये 4, 7 और 3, राइट. जब बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन लगाते हैं हम तो जो आर 4 0 1 0 से स्टार्ट करते हैं, 3 4 पे आता है येलो, मतलब स्टार्ट करेंगे हम येलो से. सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है. क्वेश्चन को जल्दी कोशिश करिए सॉल्व करने की, ठीक है. जितनी स्पीड से करेंगे आप सॉल्व, सही 60 कंसेप्ट लगा के, तो उतना आपका टाइम आप सेव कर सकते हैं एग्जामिनेशंस में. क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. फर्स्ट,
रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल सही बात है, रोलिंग फ्रिक्शन तो लीस्ट होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, ये भी बात सही है, जैसे जैसे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ते जाता है वैसे वैसे मेरी रिएक्शन फोर्स या फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू बढ़ती जाती है। थर्ड, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजेस द रिलेटिव मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, रट लो। फ्रिक्शन फोर्स नेवर अपोजेस द मोशन, इट अपोजेस रिलेटिव मोशन। और फोर्थ पॉइंट, कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ, इट इज इम्पॉसिबल, वो होता है डायमेंशनलेस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास 4m। देखिए पिछले 3 साल से इसके ऊपर कोलिजन्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बार भी हाई प्रोबेबिलिटी है 100% एक क्वेश्चन कोलिजन्स में से भी आना है। तो वो बोल रहे हैं कि ब्लॉक की हमें coefficient the lighter block comes to rest after collision when the initial velocity of the lighter block is v, then the value of coefficient of restitution। coefficient of restitution पता है आपको, velocity of separation divided by velocity of approach। यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी रुक रही है, जैसे ये इनिशियली ये u स्पीड से आ रही है, तो इसकी जो अप्रोच की वेलोसिटी है वो तो u है, ठीक है, और जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है मतलब दूर जा रही है वो v से जा रही है, तो मेरे को क्या रेशियो निकालना है, v by u का रेशियो निकालना है। अब दोस्तों मैं इनिशियल पॉइंट पे या इनिशियल सिचुएशन में और फाइनल सिचुएशन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ, मोमेंटम कंजर्वेशन हर पॉइंट पे लगा सकता हूँ मैं। तो मैं लगाऊंगा m इंटू यू प्लस 0, फिर 4m इज इक्वल टू 4m इंटू वी प्लस 0। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा v बाई यू का रेशियो हो गया 1/4, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी मेरा आ गया 0.25। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहे हो, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट स्लाइडिंग ऑन अलोंग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम हाइट h जस्ट कंप्लीट्स वर्टिकल सर्कल अबाउट डायमीटर d, द हाइट विल बी। देखिए दोस्तों, जब भी आपको वर्टिकल सर्कल करना हो कंप्लीट, इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी होना चाहिए √5gl वेयर l इज द लेंथ, ठीक है। यहाँ पे d गिवन है तो हमका क्या आंसर हो जाएगा √5g इंटू d/2, ठीक है। इतनी स्पीड होना चाहिए, अगर इतनी स्पीड होना चाहिए √5gl, तो क्या काइनेटिक एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है हाफ m 5gd/2, इतनी काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी मेरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मतलब mgh इक्वल्स टू 5mgd/4। तो मेरा आंसर आ गया d/4 इंटू 5, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन प्लस वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 वो बोल रहे हैं कि 3 ऑब्जेक्ट्स, सॉलिड स्फीयर, थिन सर्कुलर डिस्क, रिंग, हैव मास m radius r. All 3 spin with same angular speed about their own axisymmetry. The amount of work done required to bring them to rest. देखिए ये क्वेश्चन भी आ चुका है और इस बार भी आएगा कि वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या होता है दोस्तों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हम बोल रहे हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, क्यों, क्योंकि हम पार्टिकल को रेस्ट पे लेकर आ रहे हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये मेरे वर्क के बराबर है। अब ओमेगा सबकी क्या है, सेम गिवन, सॉरी ओमेगा गिवन, ओमेगा पूछ रहे हो। अब अगर ये वर्क डन क्या गिवन है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, हाँ ओमेगा सबका सेम गिवन है, तो वर्क डन पूछ रहे हैं। बेसिकली वर्क डन आप देखिए दोस्तों, वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया मेरा आई के, जैसे जैसे मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होते आएगा वैसे वैसे मेरा वर्क डन चेंज होता जाएगा। अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो ये होता है 2/5 mr²। 2/5 mr² मतलब क्या, लगभग 0.4, राइट। डिस्क के लिए बात करूं मैं तो डिस्क के लिए होता है mr²/2 मतलब 0.5, और रिंग के लिए बात करूं तो ये हो जाएगा mr²। अब दोस्तों आप आई थिंक इजीली कंपेयर कर सकते हो 1.5 और 0.45 में कौन छोटा है कौन बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अ ट्यूनिंग फॉर्क इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रेजोनेंस। A tuning fork is used to produce resonance in a glass tube. The length of air column in this tube can be adjusted by a variable piston at room temperature of 27 degrees centigrade. 2 successive resonances produced at 20 cm and 73 cm column length. If the frequency of the tuning fork is 320 Hz, the velocity of the sound in air. देखो consecutive given है, इसका मतलब क्या मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ,
जो वेलोसिटी बाय 2f होता है, मतलब जो लैम्डा बाय 2 होता है, राइट, v बाय f डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये हो गया मेरा लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 ही तो लेंथ का डिफरेंस होता है, L2 माइनस L1। v बाय f क्या हुआ, लैम्डा बाय 2 मेरा लेंथ का डिफरेंस होता है हमेशा, तभी मेरे को कंसेक्यूटिव रेजोनेंस मिलते हैं। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया मैंने, तो मेरा आंसर v क्या आ जाएगा, f इंटू 2 इंटू L2 माइनस L1। तो यहां पे मेरा आ जाएगा आंसर 2 इंटू 320 इंटू L2 माइनस L1, मतलब 0.73 माइनस 0.2, तो ये हो जाएगा 640 इंटू 0.53। आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए 339.2। ठीक है, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू a vertical distance in a uniform and vertically upwards directed electric field। अच्छा, वो क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर है ऐसे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और उसमें एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा दोस्तों, नीचे की तरफ, करेक्ट ना। इसके बाद कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स बाय मास, फोर्स इज नथिंग, इट इज QE बाय m, राइट। अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालूं किसी पॉइंट पे, तो वेलोसिटी क्या आएगी, v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल्स टू u प्लस at। और अगर मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये कितना हो जाएगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, दैट इज हाफ इंटू QE बाय m इंटू t स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कितना लगा रहा है, ये टाइम लगा रहा है, इधर से आप टाइम निकालो, ये हो जाएगा टाइम 2ms डिवाइडेड बाय QE, राइट। टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, रूट m के। टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके दोस्तों, रूट m के। इसका मतलब जिसका मास ज्यादा उसका टाइम ज्यादा। प्रोटॉन हेवियर है तो प्रोटॉन पर टाइम ज्यादा लगेगा और इलेक्ट्रॉन पर टाइम कम लगेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या गिवन है, एक एक्सेलरेशन गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A pendulum is hung from the roof of a sufficiently high building and is moving freely to and fro like a simple harmonic oscillator. The acceleration of bob of the pendulum is 20 meter per second square at a distance 5 meter from mean position. The period of oscillation will be। आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, याद है। a गिवन है, x गिवन है, क्या ओमेगा निकाल सकते हो, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो ये जाएगा 20 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा है इसलिए माइनस साइन हटा दिया मैंने, इनटू 5, तो ये जाएगा 4, मतलब अंडर रूट 4 ओमेगा आ गया, तो मेरा 2 आ गया, 2 आ गया तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बाय t, दैट इज पाई सेकेंड्स। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में क्या गिवन है, हमें गिवन है कि the electrostatic force between the plates of isolated parallel plate capacitor C having charge Q area A is। देखिए दोस्तों, वो फोर्स के बारे में पूछ रहे हैं कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। आप अगर मैं एक प्लेट लेता हूं यहाँ पे और यहाँ पे एक प्लेट लेता हूं, तो क्या मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानता हूँ, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, याद है, भूल गए, वेरी गुड। अगर मुझे इसके ऊपर फोर्स निकालना है तो मुझे ड्यू टू वन प्लेट लेनी पड़ेगी, चार्ज ऑन अदर प्लेट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट प्लेट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कितना होता है इसमें, सिग्मा इनटू एरिया। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, यहाँ पे आता है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m with an initial velocity v I cap enters electric field minus e I cap, e naught is constant and positive also, at t equal to 0 if lambda naught is a de Broglie wavelength। देखो de Broglie wavelength निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ता है, अगर मुझे वेवलेंथ निकालना है तो ये हो जाएगा h बाय p, मतलब मुझे मेरा मोमेंटम निकालना है, और मोमेंटम निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी निकालनी होगी दोस्तों, राइट। चलिए
तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि अगर ये वेलोसिटी v आई कैप से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है मतलब चार्ज नेगेटिव होगा। अगर चार्ज नेगेटिव है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आई कैप में मूव कर रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको सपोर्ट करेगी, करेक्ट। तो अगर मैं फोर्स निकालूं उसके ऊपर, तो फोर्स कितना लगेगा Q इंटू ई, और अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा QE/m। ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन भी राइट डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी राइट डायरेक्शन में है, दोनों राइट डायरेक्शन में है। तो मैं फाइनल वेलोसिटी निकालता हूँ। इसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी v इक्वल्स टू u प्लस at, मतलब ये हो जाएगा QE/m इंटू टी। दिस विल बी माई फाइनल वेलोसिटी एट एनी टाइम इंस्टेंट t, राइट। चलिए तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv प्लस QE/m इंटू टी, करेक्ट। QE/m इंटू टी, ये आपको दिख रहा होगा आप थोड़ा सा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने m कॉमन निकाल लिया है, उनने mv कॉमन निकाल लिया, तो ये हो जाएगा mv, अब मैं कॉमन निकाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा h अपॉन mv बाहर, अंदर क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस e नॉट t बाय mv, राइट। तो h बाय mv को उन्होंने लैम्डा नॉट रख दिया है, तो मेरा ऑप्शन मैच कर जाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या गिवन है हमें? क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहे हैं कि फॉर अ रेडियो एक्टिव मटेरियल हाफ लाइफ इज 10 मिनट्स। इफ इनिशियली देयर आर 600 न्यूक्लियाई, द टाइम टेकन फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ 450 न्यूक्लियाई विल बी। देखो 450 डिसइंटीग्रेट होते हैं, ठीक है। मैं एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, मतलब इजी मेथड। वो बोल रहे हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब पहले 300 थे, 600 के 10 मिनट में कितने हो गए? 300। 10 मिनट बाद क्या होगा वापस? 150, ठीक है। तो कितने डिसइंटीग्रेट हो गए? 450 डिसइंटीग्रेट हो गए। वही तो पूछ रहे हो कि हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर द 450 पार्टिकल टू डिसइंटीग्रेट। तो 10 मिनट प्लस 10 मिनट, यहां आ गया हमारा 20 मिनट्स। या दूसरा हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, करेक्ट। अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट करूंगा, ये n क्या है? ये रिमेनिंग पार्टिकल्स है, राइट। और ये n नॉट क्या है? ये इनिशियल पार्टिकल है, ये डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स है वो, करेक्ट। अब ये इससे ये फॉर्मूला लगा के भी आंसर ला सकते हैं इजीली। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 25? व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 nu naught, where nu naught is threshold frequency, is incident on a metal plate, the maximum velocity of electrons emitted is v1. When the frequency of incident radiation is increased to 5 v naught, the maximum velocity of electrons emitted from the same plate is v2. देखिए दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमको आइंस्टीन ने क्या बोली है? ये होती है एनर्जी इंसिडेंट माइनस h न्यू नॉट। फर्स्ट वाले केस में हाफ m v1 स्क्वायर किसके बराबर है? 2h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट। सेकेंड केस में हाफ m v2 स्क्वायर किसके बराबर है? 5h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट। अगर मैं दोनों का रेशियो लेता हूं तो ये जाएगा v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर, तो ये जाएगा 1/4। तो v1 बाय v2 का रेशियो आ गया 1/2। ये भी काफी अच्छा प्रॉब्लम था, इजी प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन। वो कल भी मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड हमेशा टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है और वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है। ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव और ये भी होता है नेगेटिव। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने की इस बार बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो इन दोनों का रेशियो पूछा है तो 1:-1 है, क्योंकि ये दोनों प्लस माइनस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। द मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब बेसिकली क्या पूछ रहे हैं? वो टॉर्क पूछ रहे हैं, याद है? R क्रॉस F पूछ रहे हैं। देखिए, पर R वेक्टर मुझे किस पॉइंट के अबाउट निकालना है? R वेक्टर हमें निकालना है अबाउट पॉइंट 2, -2, और किस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है? 2, 0, 3। तो मैं दिस माइनस दिस करूंगा सबसे पहले, तो ये जाएगा 0 i कैप प्लस 2 j कैप
-1 k कैप। दिस इज माई आर वेक्टर। अगर मैं आर वेक्टर को एफ वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या गिवन है कि एक मास m है जो कि स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। वो बोल रहे हैं कि इसको स्लाइड नीचे नहीं होना है। ठीक है, हमें पता है इसके ऊपर एक फोर्स लगता है mg sin थीटा इस डायरेक्शन में, राइट। अब इसको उन्होंने एक्सेलरेट करा दिया a एक्सेलरेशन से। जैसे मैंने एक्सेलरेट कराया तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगाया था। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो मैं सूडो फोर्स का कंपोनेंट ले लेता हूं, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द एंटायर सिस्टम cos थीटा। अगर ये दोनों फोर्स बराबर हुए तो अब बॉडी मूव नहीं करेगी। तो मैं लिख देता हूं ma cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा, राइट। सो मेरा आ गया tan थीटा इज इक्वल टू a बाय g। ये सूडो फोर्स की कंडीशन भी होती है, आप इसे याद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। A toy car with charge q moves on a frictionless horizontal surface under the influence of an electric field due to force QE. Its velocity increases from 0 to 6 in 1 second. देखिए वेलोसिटी 0 से 6 हो गई 1 सेकंड में, मतलब एक्सेलरेशन कितना है 6 प्लस 6। ठीक है, चलिए एक्सेलरेशन प्लस 6 आ गया मेरा। नाउ एट व्हाट इंस्टेंट एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स। अब क्या किया उन्होंने, डायरेक्शन ऑफ फील्ड रिवर्स कर दी। मतलब अब जो एक्सेलरेशन प्लस 6 था वो एक्सेलरेशन कितना हो गया -6 हो गया दोस्तों। अगर ये एक्सेलरेशन -6 हो गया तब हम क्या सॉल्व करेंगे। उन्होंने बोला है नाउ द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds। अब ऐसे कैसे पॉसिबल है, देखो जैसे यहां से वेलोसिटी बढ़ी 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड में वापस घट जानी चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि 2 सेकंड तक बॉडी कंटिन्यू चल रही है। इसका मतलब अब वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लग गई है। अगर मैं इसका वेलोसिटी डायग्राम बनाऊं तो ये पहले 0 से 1 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हुई, फिर 6 से घटी, अगले सेकंड में वापस 0, लेकिन ये 2 सेकंड तक कंटिन्यू कर रही है, तो बॉडी यहां पर आ जाएगी -6 के ऊपर, राइट। अब वो क्या पूछ रहे हैं, दिस इज वेलोसिटी टाइम कर्व, राइट। नाउ दे आर आस्किंग द डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। हमें पता है एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, राइट। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा और इसका एरिया कितना होगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो जब डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मतलब एरिया सिर्फ यही लेना पड़ेगा मेरे को, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हो गया मेरा 3। ठीक है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या पूछ रहे हैं, वो एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है 3, टोटल टाइम कितना लग रहा है 3, तो मेरा एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई दोस्तों 1। स्पीड की बात करूं तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस ऐड होगी, ये प्लस ये सब ऐड होंगे, राइट। तो 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा 9। टाइम कितना लग रहा है टोटल जर्नी में 3, तो एवरेज स्पीड हो गई मेरी 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या गिवन है, अ स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ अ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। देखो अब ये चीज सेंटीमीटर में गिवन है तो हम कोशिश करेंगे कि हर चीज सेंटीमीटर में ले, वरना हमारा आंसर गलत हो सकता है। चलिए मेन स्केल की रीडिंग कितनी है 5 mm, मतलब मैं 0.5 सेंटीमीटर लिख लेता हूं, ये मेन स्केल रीडिंग है मेरी। जीरो एरर कितना है, जीरो एरर नेगेटिव है -0.004, करेक्ट। वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल। करेक्ट डायमीटर कैसे निकालते हैं, अगर मुझे ट्रू वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले मुझे मेन स्केल रीडिंग लेनी होती है प्लस लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन प्लस एरर। ठीक है, तो यहां से आपकी टोटल रीडिंग इस फॉर्मूले से आ जाएगी। अब हम लिखते हैं मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितनी है दोस्तों, मेन स्केल रीडिंग है हमारी 0.5 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट कितना है 0.001 इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन कितने 25 गिवन है प्रॉब्लम में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जीरो एरर दे रखी है, तो जीरो एरर को हम
ऐड करेंगे, क्योंकि ये -0.04 सेंटीमीटर है, तो हमें जो आंसर होगा वो 0.004 प्लस करके लाना पड़ेगा। ठीक है, या ऐसे समझिए आप कि जो भी एरर होती है, जीरो एरर, ठीक है, जीरो एरर को विद साइन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पे। विद साइन अगर पॉजिटिव होगी तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और नेगेटिव होगी तो वो विद साइन सब्ट्रैक्ट करके ऐड हो जाएगी। तो मेरा आंसर आता है यहाँ से 529 सेंटीमीटर, 0.529 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। अनपोलराइज्ड लाइट is incident from air on a glass surface of material of refractive index mu. At a particular angle of incidence, it is found that the reflected and refracted rays are perpendicular. देखो आपको ब्रेविस्टर्स एंगल याद होगा अगर पोलराइजेशन में, तो क्या होता है कि कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट अगर आती है यहाँ से, राइट, कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट आई और वो इस सरफेस पे गिरती है, तो कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जब एंगल 90 डिग्री होता है, इस एंगल को बोलते हैं स्पेशल एंगल, ब्रेविस्टर्स एंगल, जो वैल्यू होती है tan थीटा इक्वल टू म्यू, अगर आपको याद हो तो, राइट, थीटा इज ब्रेविस्टर्स एंगल। यहाँ पे जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जाती है, ये जो इंसिडेंट है वो अनपोलराइज्ड है, जो रिफ्लेक्ट होके जाती है वो पोलराइज्ड लाइट होती है, और ये पार्शियली पोलराइज्ड होती है, राइट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। इसका आता है ऑप्शन नंबर 2। द रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विद इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि जो वेक्टर यूज करते हैं बेसिकली वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर वाले लेते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। इन YDSE, दोस्तों YDSE के ऊपर भी क्वेश्चन इस बार फुल गारंटी में आने की संभावना है। अब YDSE अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, इस वीडियो में एक मकसद आपका और पूरा हो रहा होगा कि मैं बहुत सारे पॉइंट्स पे ऐसे फोकस कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको कि 100% इसमें से क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो प्लीज अगर आपने क्वेश्चन उस चैप्टर को नहीं किया है तो अच्छे से कर लीजिए, वरना आप बहुत पछताने वाले हैं बाद में। In young double slit experiment, the suppression D between the slits is 2 mm. The wavelength lambda of the light used is 5896, and the distance D between the screen and slits is 100 centimeter. It is found that angular width of the fringe is 0.2 degree. To increase the fringe angular width to 0.21 degree with same lambda and D, the separation between the slits needs to be. देखो, सबसे गंदी बात YDSE की होती है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है और सॉल्यूशन बहुत छोटा, ठीक है। वो क्या पूछ रहे हैं कि सब कुछ कांस्टेंट है, जो थीटा होता है हमारा, एंगुलर विड्थ वो होता है लैम्डा बाय डी, राइट, और आई कैन से बीटा बाय कैपिटल डी। याद है दोस्तों, बीटा बाय कैपिटल डी। बीटा को मैं लिखता हूँ लैम्डा डी बाय डी डिवाइडेड बाय डी, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाय डी। अब सब चीज कांस्टेंट है, वो पूछ रहे हैं कि लैम्डा भी कांस्टेंट है, वो पूछ रहे हैं कि सेपरेशन और थीटा में क्या रिलेशन है। तो कहना है थीटा इंटू डी इज कांस्टेंट, थीटा 1 d1 इक्वल्स टू थीटा 2 d2। थीटा 1 कितना है 0.2 डिग्री, 0.2 डिग्री इंटू d1, d1 इज ऑल्सो गिवन टू यू। व्हाट इज d1? 2। d2 कितना है मुझे निकालना है, और थीटा 2 है 0.21 डिग्री। अब आप ये सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1.9 mm। मैंने बताया ना दोस्तों, एक लाइन में सॉल्व होता है आंसर, लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, बच्चे डर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या गिवन है कि एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विल हैव लार्ज एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड हाई एंगुलर रेजोल्यूशन व्हेन इट हैज अ ऑब्जेक्टिव फोकल लेंस। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होते हैं उसमें जो फोकल लेंथ होती है वो होती है लार्ज, और जो डायमीटर होता है वो भी होता है लार्ज। किसका? ऑब्जेक्टिव लेंस का। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ भी लार्ज होता है, और उसका जो डायमीटर होता है, राइट, या मैं इसको बोलूं अपर्चर होता है, राइट, वो भी ज्यादा होता है, ठीक है। जो मैग्निफिकेशन पावर होती है बेसिकली वो होती है FO/FE। आपको शायद फॉर्मूला याद होगा, नहीं है तो प्लीज रट लीजिए। और जो रिजॉल्विंग पावर होती है इसकी, रिजॉल्विंग पावर होती है D डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा, ठीक है। अगर डायमीटर बड़ा होगा, देखिए यहां से डायमीटर अगर बड़ा होगा
तो मेरी रिजॉल्विंग पावर भी क्या होगी, बड़ी। और मुझे यही तो मेरा पर्पस है कि मेरा रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो मुझे डायमीटर को भी बड़ा रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 34, द वॉल्यूम ऑफ मोनोटॉमिक गैस varies with temperature T as shown in the graph. The ratio of work done by gas to the heat absorbed by it when it undergoes a change from state A to state B. देखिए VT ग्राफ का स्लोप हमें कैसा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन। ये तभी पॉसिबल है जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो मैं CP निकाल सकता हूँ इजिली। यू नो दैट डेल्टा Q इक्वल्स टू NCP डेल्टा T। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ NR डेल्टा T, राइट। उन्होंने क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड द हीट एब्जॉर्ब। वर्क डन क्या होता है दोस्तों, वर्क डन होता है मेरा P डेल्टा V, या मैं इसको लिख सकता हूं NR डेल्टा T, ये मेरा वर्क डन है। और हीट सप्लाइड होती है NCP डेल्टा T। अब मुझे इन दोनों का क्या लेना है, रेशियो। मोनोटॉमिक गैस के लिए आपको CP पता है, CV पता है। CV होता है 3/2R, CP होता है 5/2R, राइट। और गामा की वैल्यू भी पता है आपको 5/3। तो बस इन दोनों का आप रेशियो ले लीजिए। जैसे आप रेशियो ले लेंगे तो ये या W डिवाइडेड बाई डेल्टा Q, W डिवाइडेड बाई डेल्टा Q कितना हो गया मेरा 2/5, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या गिवन है, the fundamental frequency of an organ pipe is equal to the third harmonic of a closed organ pipe if the length of the closed organ pipe is 20 centimeter, the length of the open organ pipe is। आपको दोनों की फ्रीक्वेंसीज कंपेयर करना है, ठीक है। मैं लिखता हूं द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू 3 times द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, क्योंकि वो ये थर्ड हार्मोनिक से मैच कर रहा है, ठीक है। थर्ड हार्मोनिक मतलब क्या, इसका फॉर्मूला 3V/4L, राइट। V/4L, 2V/4L, 3V/4L, और ये हो जाएगा V/2L, राइट। यहां पे 2V/4L नहीं होता है, कैसे, क्योंकि इसमें ऑड हार्मोनिक्स आते हैं 1, 3, 5, ये आपको पता हो तो, राइट। तो ये होता है V/4L, 3V/4L, 5V/4L, ये जो हार्मोनिक्स है। Now, here I can write L ओपन ऑर्गन पाइप और ये है क्लोज ऑर्गन पाइप। इन दोनों का रेशियो लूंगा मैं तो कितना आएगा, ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप। तो मेरा आंसर आ गया 2/3 इंटू लेंथ कितनी गिवन है 20, सो मेरा आंसर आ गया 13.3। ये क्वेश्चन नंबर 35 का सोल्यूशन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। The efficiency of an ideal heat engine working between the freezing point and the boiling point of water। देखो efficiency कैसे निकालते हैं, 1 minus T2/T1, 1 minus 0 डिग्री नहीं रख सकता मैं, यहाँ पे हमेशा टेम्परेचर केल्विन में पुट करते हैं। तो जगह 273.15 डिवाइडेड बाय 173.15, मेरा आंसर आएगा 100 डिवाइडेड बाय 273, राइट। तो लगभग जो इफिशियंसी आती है वो आती है मात्र 26.8% के आसपास। बहुत कम इफिशियंसी होती है दोस्तों, मात्र 26.8%। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एट व्हाट टेम्परेचर द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम्स जस्ट सफिशिएंट फॉर एस्केपिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। देखिए यहाँ पे उन्होंने KTG को क्लब करने की कोशिश की है ग्रेविटेशन से। मुझे पता है एस्केप स्पीड कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर मैं किसी भी पार्टिकल को इतनी स्पीड से फेंक दूंगा अर्थ की सरफेस से तो वो वापस कभी पलट के नहीं आएगा। और जो एनर्जी होती है उसमें हम ये बेसिकली दिस इज एस्केप स्पीड, राइट। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, राइट, कौन सी वेलोसिटी की, RMS स्पीड की, तो RMS का फॉर्मूला होता है √3kBT/m, राइट। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे सब तो आप डायरेक्ट t की वैल्यू पुट कर सकते हैं 8.36 × 10⁴ केल्विन, राइट।
ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा नहीं है, बट फिर भी आपको करना तो पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 38? अ मेटालिक रॉड ऑफ mass per unit length 0.5 is lying through horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle 30 degree with the horizontal. The rod is not allowed to slide down by flowing a current through it. When a magnetic field of induction 0.25 Tesla is acting on it in the vertical direction, the current flowing in the rod to keep it stationary. देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। अब मैंने एक वायर को ऐसा रख दिया, देखिए ध्यान से, इसके ऊपर ऐसे, अब ये रोल होकर नीचे आ जाएगा ऐसे, है ना। ये वायर ऐसे ही रखा है जैसे मैंने पेन पकड़ रखा है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी इस वर्टिकल डायरेक्शन में, इधर उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। जैसे ही उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई और करंट फ्लो करी तो आई एल क्रॉस बी, एल का है अलॉन्ग द लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का है ऊपर, राइट, एल इधर देखो, एल क्रॉस बी, यहाँ पे एल क्रॉस बी, तो ये क्या फोर्स लगने लग गया ऊपर की तरफ। अगर मेरा फोर्स लगने लग गया, देखिए करंट इस डायरेक्शन में होगी, और अच्छे समझते हैं इसको, करंट किस डायरेक्शन में होगी, बाहर की तरफ आती हुई। लेंथ किस डायरेक्शन में है, लेंथ और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में ही मान के चलते हैं। ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड, राइट। मुझे पता है फोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर लगेगा। क्यों परपेंडिकुलर लगेगा दोस्तों, क्योंकि एल क्रॉस बी लेते हैं अपन। इसका मतलब एक ही डायरेक्शन बच रही है मेरे पास एक्स, तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इधर, कितना लगेगा, बी आई एल, बी आई एल, आई एल बी या बी आई एल, जो भी आप लिखते हो। और इसको ग्रेविटी किधर खींच रही होगी, नीचे, एम जी साइन थीटा। अगर आपको इसको हॉरिजॉन्टल रखना है तो क्या इसका कंपोनेंट इसके बराबर होना चाहिए। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये जाएगा बी आई एल कॉस थीटा। अगर ये दोनों मैच कर गए तो मेरा आंसर, मेरा वायर रेस्ट पे हो जाएगा, राइट। आप बोले तो मैं सॉल्व कर देता हूं। जो आएगा आई आएगा एक्सप्रेशन, वो कितना आएगा, एम जी डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करेंगे आई एल, तो ये हो जाएगा एल बी, आई इधर चला गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा, राइट। अब वैल्यूज पुट कीजिए, आपका आंसर आएगा 11.3 एम्पियर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 एसी का क्वेश्चन है, अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे क्या गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है 20 मिली हेनरी, कैपेसिटर गिवन है 100 माइक्रोफेरेड, रेजिस्टर भी गिवन है 50। ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, जिसका V गिवन है, V नॉट मैक्सिमम पोटेंशियल गिवन है कितना, 10, ओमेगा कितना गिवन है 314। ठीक है दोस्तों, जो साइन का टी का कोएफिशिएंट होता है वो होता है ओमेगा, ओमेगा गिवन है 314। वो पूछ रहे हैं पावर लॉस। बेसिकली पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, पावर लॉस का फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। ठीक है, अब कॉस फाई क्या होता है, बेसिकली कॉस फाई होता है R बाय Z, VRMS इंटू IRMS इंटू R बाय Z, ये होता है मेरा कॉस फाई। Z इज इम्पिडेंस। हमें सबसे पहले इस प्रॉब्लम में जो चीज गिवन है वो है सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल और रेजिस्टेंस और इन सब की वैल्यूज, तो हम इम्पिडेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं XL। XL कितना होता है, ओमेगा इंटू एल, तो ये जाएगा 314 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -3, कितना आएगा 6.28, डबल हो गया। XC कैलकुलेट करते हैं 1/ओमेगा C, ओमेगा इज 314, ये तो डिफिकल्ट हो जाएगा, 100 इंटू 10 टू द पावर -6। कैलकुलेटर की हेल्प लेता हूँ, मेरा आंसर आएगा 31.84। रेजिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है 50 ओम, राइट। जो इम्पिडेंस होता है Z, दोस्तों इम्पिडेंस कैसे निकालता हूँ, Z इक्वल्स टू √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर, ऐसे इम्पिडेंस निकालता हूँ। तो यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा 50 का स्क्वायर प्लस
31.84 माइनस 6.28 का होल स्क्वायर का अंडर रूट लेना पड़ेगा मेरे को। अब इतना बड़ा अंडर रूट तो मेरे से सॉल्व नहीं होगा, कैलकुलेटर की हेल्प से ही कर पाऊंगा मैं। ये हो जाएगा 56, तो पावर आ जाएगा मेरा 10 स्क्वायर इंटू 50 डिवाइडेड बाय 56 का होल स्क्वायर, 0.79 वॉट। बट आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट लगाते कैसे हैं, बाकी कैलकुलेशन है आप आराम से बैठ के करते लीजिए। पर ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करना कि आप पहले अटेम्प्ट ना करें। आपको दिख रहा है इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है, आप छोड़ के आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। जब आपके पास टाइम हो आप वापस पीछे पलट के आए, पीछे पलट के अपने सारे पाप धो लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या गिवन है? अ थिन डायमैग्नेटिक रॉड इज प्लेस्ड वर्टिकली बिटवीन द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. When the current in the electromagnet is switched on, then the diamagnetic rod is pushed up out of the horizontal magnetic field. Hence, the rod gains gravitational potential energy. The work required to do this comes from. देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि जब भी मैं एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो वो रिपेल करती है। अब रिपेल करेगी तो ऑब्वियस सी बात है, वो मान लो उछल के चली गई ऊपर, तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी आ जाएगी। वो एनर्जी कहाँ से आती है? देखिए, एनर्जी देती है उसको बैटरी से, या मैं ऐसा बोलूं करंट से, क्योंकि करंट के पास जब भी करंट मूव करता है इसका मतलब उसमें क्या मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के पास से क्या एनर्जी? अगर इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो गए इसका मतलब उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं चली गई है, और वो एनर्जी जनरली यूज हो जाती है इस पार्टिकल को बाहर फेंकने में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या गिवन है? करंट सेंसिटिविटी। देखिए ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जेईई वालों का। करंट सेंसिटिविटी पे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है कि नंबर द एंगल ट्विस्टेड और शिफ्टेड पर यूनिट करंट, कितना एंगल ट्विस्ट हो रहा है मेरे गैल्वेनोमीटर का यूनिट करंट के लिए, उसको बोलता हूं मैं करंट सेंसिटिविटी। सिमिलरली वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? कितना एंगल घूमा पर यूनिट वोल्टेज, 1 डिग्री वोल्ट चेंज होने में कितना एंगल वो घूम गया, उसको बोलता हूं मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, चलिए क्या की मैंने मेरे को थीटा बाय आई की वैल्यू की मैंने 50 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -3, 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, सो इट इज 5 इंटू डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -3, तो ये जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 3, दैट इज 5000। ठीक है, थीटा बाय वी ये क्या गिवन है? 20 डिवीजन पर वोल्ट, मतलब ये तो डायरेक्ट 20 गिवन है। ठीक है, अब क्या मैं यहां से करंट निकाल सकता हूं या रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं? V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, दोनों को डिवाइड कर दो तो मेरा आंसर आ जाएगा 250, आर की वैल्यू आ जाएगी 250 ओम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। इफ द मास ऑफ द सन were 10 times smaller and the universal gravitational constant were 10 times large in magnitude, then which of the following is not true? Raindrop will appear faster. देखिए रेन, अगर ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ा दी मैंने तो ऑब्वियस सी बात है जो स्पीड है, जिस स्पीड से अर्थ अट्रैक्ट करती है पार्टिकल को, वो बढ़ जाएगी। सेकेंड थिंग, वॉकिंग विल बी डिफिकल्ट। अगर अर्थ ने आपको ज्यादा जोर से पकड़ के रखा हुआ है तो डेफिनेटली आप असक्षम हो जाएंगे वॉक करने में भी। थर्ड, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वुड डिक्रीज। टाइम पीरियड में t इक्वल्स टू 2 L बाय g होता है। अगर g की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब टाइम क्या होगा? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ द अर्थ, राइट, टाइम पीरियड भी डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये भी सही है, हमें नॉट करेक्ट निकालना है। फोर्थ देखते हैं, अब 3 सही है तो चौथा गलत ही होगा। G ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, G तो 100% चेंज होगा भैया। G इज इक्वल टू कैपिटल G m बाय r स्क्वायर होता है। अगर कैपिटल G ही चेंज कर दिया आपने तो पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अ सॉलिड स्फीयर रोलिंग इज इन रोलिंग मोशन। देखो रोलिंग मोशन जब भी दिमाग में आए ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, यही क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, और ज्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं है। रोलिंग थ्रू इंक्लाइन प्लेन आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या गिवन है? वो बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ट्रांसमिटिंग और ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल का रेशियो निकाल दो। सो हमें पता है ट्रांसलेशनल रोटेशनल एनर्जी होती है ½ mv²
और रोटेशनल होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है तो हाफ आई कितना है 2/5 mr स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की जगह रखो v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा 2/5 इंटू हाफ m v स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ रख के आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ m v स्क्वायर प्लस 2/5 इंटू हाफ m v स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2/5, ये हो जाएगा 5/7। तो मेरा बी ऑप्शन करेक्ट आ गया है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है कि द काइनेटिक एनर्जी, अब देखिए यहाँ पर, ऑफ अ प्लैनेट इन एलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट सन एट पोजिशन ए बी सी आर के ए के बी के सी, ए सी इज द मेजर एक्सिस, एस बी इज perpendicular to AC and the position of S sun as shown in the figure। हमेशा याद रखना है कि जो सन के पास वाला पॉइंट होता है उस पॉइंट को बोलता हूं मैं पेरिगी, और ये होता है अपोगी, P मतलब पास। यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड ना बहुत तेज होती है, क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। दोस्तों ध्यान से सुनो, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है m इंटू आर क्रॉस v। अगर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब सन से अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, स्पीड कम होगी, सन से डिस्टेंस कम है तो स्पीड ज्यादा होगी। यहाँ की डिस्टेंस पेरिगी की सन से सबसे पास है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और ये सबसे दूर है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन। The solid sphere is rotating freely about its symmetric axis in free space. The radius of the sphere is increased keeping its mass same. Which of the following quantity would remain constant? देखिए मैंने क्या किया है, मास तो सेम रखा है लेकिन रेडियस बढ़ा दी। अगर रेडियस बढ़ा दी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर ये भी बढ़ जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। अगर आई बढ़ गया तो ओमेगा कम हो जाएगा, राइट। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आई पर डिपेंड करती है। एक चीज जो है वो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन टॉर्क। अगर नेट टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। आई होप मैंने जो बीच बीच में आपको बातें बताई हैं वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी इस एग्जामिनेशन में और आगे आने वाली जीवन की सभी एग्जामिनेशन में। तो प्रैक्टिस करते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।